ओके, तो मैंने कुछ प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस नाइव बेस पर। और उसमें ये पर्टिकुलर मेथड को अगर फॉलो करना हो, ये वाला पर्टिकुलर मेथड जो हमने अभी डिस्कस किया, तो मैं तो अपने पेपर में ऐसे करूंगा। आपको ये करना है या नहीं तो आपकी मर्जी है, बट ये एक स्टेटमेंट मैं जरूर लिखूंगा। अ, सबको मेरा स्क्रीन और आवाज सब आराम दिख रहा है और सुनाई दे रही है ना? क्लियर है। आई एम अज्यूमिंग बर्नौली नाइव बेस मॉडल। ये तो मैं अपना आंसर शीट में लिखूंगा, क्यों अगर मुझे ये वाला पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी आपकी मर्जी है, आपको ये लिखना हो तो ठीक है। मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं पता, ये भी मैंने जीपीटी से, जेमिनाई से देखा था कि ये वाला पर्टिकुलर मेथड को अगर हमें वर्ड काउंटिंग वाले उसमें जाना है ना, जैसे हैम और स्पैम वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ईमेल हाँ वाले, हाँ। उसमें मैसेजेस होते हैं। तो वो वाले में ना एक वे होता है जिधर आप काउंट करते हो एक एक वर्ड को, और कुछ तो होता है। मुझे अपने सेल्फ को कंफ्यूज नहीं करना था बहुत सारे मेथड से, तो मैं इसी से ही स्टिक करके सॉल्व किया था। उसमें मुझे आंसर मिल गया था, बट उसमें एक्सप्लिसिटली मैंने ये मेंशन किया था कि आई एम अज्यूमिंग बर्नौली नाइव बेस मॉडल। बर्नौली नाइव बेस इसीलिए क्योंकि हम कोई भी चीज का प्रेजेंस को चेक कर रहे हैं, 0 और 1, ट्रू और फॉल्स। तो इसीलिए ये मैं लिखूंगा। आप अगर आप लोग को इस पे थोड़ा सा देखकर अगर आपको भी कंफर्टेबल लगे तो ये आप देख सकते हो, अपने आंसर शीट में लिख सकते हो व्हेन सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि मुझे भी इसका डिटेल नहीं पता, बट उसने रेकमेंड किया था ये लिखना अगर मैं इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करता हूँ तो। एंड नेक्स्ट मेरे एजेंडा में था कि हम वीक 7 से वीक 12 ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करें, बट हिमांशु तुम्हें तो खाली वो चाहिए था ना, खाली जो मॉडल्स है, एल्गोरिदम मॉडल्स, वो खाली वही समझना था। हाँ मतलब कर तो सकते कि वीक 7 से वीक 12 तक के, बट मैं बोला थोड़ा टाइम शॉर्ट हो जाएगा अगर हम सिर्फ मॉडल पे फोकस करें, तो क्योंकि फिर मॉडल पे कुछ फोकस करेंगे तो। हाँ। बाकी लोग का क्या कहना है, मैं उस हिसाब से करूंगा। हेलो, नील, समीक्षा, आपका क्या कहना है? खाली मॉडल्स करने हैं या फिर पूरा रिवीजन करना है 7 से 12 तक? पेपर रिवीजन हो जाए तो बेटर है। मुझे भी ठीक यही है, मैं लगता है, अगर पूरा ये कर डिवीजन लेते, चाहिए। कोई बात नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा, बट कवर अप मैं ट्राई करूंगा सब कुछ करने का। तो ऐसे हम्म। करते, ठीक है। वीक 7, तो, तो वीक अगर सेवन हर्ष हर्ष हाँ हाँ। अगर पूरा रिवीजन करना है तो आई थिंक वीक 5 से करना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी थोड़ा हार्ड टॉपिक्स थे, जैसे हाँ, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन वगैरह वो नहीं। वाले उसके मैंने बहुत ढंग से किया नहीं है। लाइक मैं रेडी हूँ वीक 7 से 12 तक पढ़ाने के लिए, इसलिए अभी के लिए उतना पढ़ा दे रहा हूँ। चलेगा ना? वो वाले पार्ट्स देखते कभी और करेंगे, या फिर देख लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ चल जाएगा। तो वीक 7 में पहले तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बात होती है कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में क्या क्या टर्म्स होते हैं और क्या क्या चीजें होते हैं। तो कोई भी मशीन लर्निंग टास्क, एक कोई भी टास्क मशीन लर्निंग टास्क तभी होती है जब उसमें 3 कंपोनेंट्स हो, टी और ई। इसमें टी मतलब परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो हम पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। टी होता है टास्क, और ई होता है एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस डेटा के ऊपर से डेवलप होता है। तो हमारे पास एक वेल डिफाइंड टास्क होना चाहिए, उसमें से हमारे पास एक डेटा होना चाहिए जिससे एक्सपीरियंस डेवलप हो। और जो भी आउटपुट आता है वो पर्टिकुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का, उसको एक परफॉर्मेंस मैट्रिक के साथ जज किया जाता है टू फाइंड आउट कि हमारा मॉडल कितना एफिशिएंट, कितना बेटर है। तो इसमें से कुछ टर्म्स होते हैं। पहला टर्म है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होता है नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस अपॉन नंबर ऑफ टोटल सैंपल्स जो भी हमारे डेटा में है। सेकेंड आता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। मैं ट्राई करूंगा फास्ट कंप्लीट करने का, बट जिधर भी आप लोग को डाउट हो आप प्लीज अनम्यूट करके पूछना।
तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं, 2x2। इधर जो वैल्यूज होते हैं ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज होते हैं, इधर जो लिखे जाते हैं, और इधर जो लिखे जाते हैं वो एक्चुअल वैल्यूज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ए बी, और यहाँ पर भी ए बी। ये वैल्यू को हम सी ए ए लिख देते हैं, ये वैल्यू को सी ए बी, इसको सी बी ए, और इसको सी बी बी। इसका मतलब होता है कि हमारा जो एक्चुअल वैल्यू ए है, और हमारा मशीन ने भी उसको ए प्रिडिक्ट किया है, तो सी ए ए। हमारा एक्चुअल वैल्यू ए है बट मशीन ने बी प्रिडिक्ट किया है, तो सी ए बी। तो ये वाला गलत प्रिडिक्शन है। फिर अगर हमारा एक्चुअल वैल्यू बी है या एक्चुअल चीज बी है, और उसको ए क्लासिफाई किया गया है, तो ये बी ए, ये रॉन्ग है। और दोनों अगर सेम है, प्रिडिक्शन और एक्चुअल सी बी बी, तो ये करेक्ट है। तो ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हैवी होना चाहिए। हैवी का मतलब उसके नंबर्स लार्ज होना चाहिए। जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, ऑफ डायगोनल, ये नेग्लिजिबल, वेरी लिटिल टू नेग्लिजिबल होना चाहिए। कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकते क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स मिस्टेक्स होती हैं। तो हम इसको मिनिमम रखे उतना अच्छा है। इसमें एक बात होता है, थर्ड, दैट इज नॉर्मलाइज्ड कंफ्यूजन मैट्रिक्स। नॉर्मलाइज कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, हम ईच टर्म को सी ए ए, सी ए बी को, ईच टर्म को, मैं सब लिख देता हूँ, ईच टर्म को हम डिवाइड करते हैं बाय द सम ऑफ वैल्यूज इन दैट रो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर देखें, अगर हमें इसको ऐसे डिनोट करते हैं, सी ऑफ नॉर्मलाइज वैल्यू ए ए, मतलब ए ए का हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं वैल्यू का, तो क्या होगा, सी ए ए अपॉन कितने वैल्यूज उस रो में है, ये वाले रो में, सी ए ए प्लस सी ए बी। वैसे सी नॉन ऑफ ए बी अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सी ए बी अपॉन टोटल वैल्यूज इन दैट कॉलम, सी ए प्लस सी ए बी। वैसे आप इस दोनों के लिए भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज द नॉर्मलाइजेशन और द नॉर्मलाइज कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो ये हो गया नॉर्मलाइज कंफ्यूजन मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। राइट, इसको एक टेबल से समझ लेते हैं। फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। इसको कोऑर्डिनेट से आप समझ सकते हैं, सर ने वही बताया था इसलिए मैं वही लिख दे रहा हूँ, प्लस। ये वाला जो होता है ये एक्चुअल होता है, और ये वाला जो होता है ये प्रिडिक्टेड होता है। तो एक्चुअली में नेगेटिव हो बट उसको पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया है, तो उसको फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। एक्चुअल में पॉजिटिव हो, उसको पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया है, तो ये ट्रू पॉजिटिव है। एक्चुअली में नेगेटिव हो और प्रिडिक्ट नेगेटिव किया है, तो ट्रू नेगेटिव। एक्चुअली में पॉजिटिव हो और उसको नेगेटिव प्रिडिक्ट किया है, तो ये फॉल्स नेगेटिव है। इसका एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं छोटा सा। सो सपोज ये हमारा लाइन है, और ऐसे करके यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। हमें आंसर करना है ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं, ट्रू नेगेटिव कितने हैं, और फॉल्स नेगेटिव कितने हैं। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप ये सब कैलकुलेट करके रखिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ, तो साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आप लोग का हो जाएगा तो मुझे बोलिएगा, मैं आंसर बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं। कर लिया सॉल्व?
हो हर्ष, जाएगा तो। हाँ हाँ बोलिए। आंसर आ गया है, मैं बताओ। ओके, नहीं नहीं, मैं सॉल्व कर लेता हूँ फिर, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारा जो प्रिडिक्शन स्पेस है, ये लाइन बताता है कि हमने प्रिडिक्ट क्या किया है। तो इस तरफ वाले जितने भी है उसको मशीन ने नेगेटिव प्रिडिक्ट किया है, और इस तरफ सब कुछ। ओके सॉरी, ये वाला इंफॉर्मेशन तो चाहिए था आप लोग को। ओके सॉरी, ये मशीन ने प्रिडिक्ट ये इस किया है साइड वाला तो। पॉजिटिव। मैं तभी कंफ्यूज हो रही हाँ हाँ, आई एम रियली सॉरी, इसके बिना आप नहीं फाइंड एक आउट कर आंसर पाओगे। कंफ्यूज हुआ था। आप लोग को पूछ लेना चाहिए था ना, सॉरी। ये वैल्यूज प्रिडिक्ट किया, अभी आप आंसर निकाल दो। मतलब मैंने बेसिक कोऑर्डिनेशन वाला लगाया कि इस साइड वाले तो पॉजिटिव होते, इस साइड वाले नेगेटिव होते, उससे मैंने हाँ आंसर आपने, निकाला। हाँ वैसे ही करना, लाइक मेंशन होता है क्वेश्चन में कौन सा साइड हाँ को हाँ, वो क्या मेंशन मशीन ने जरूरी। प्रिडिक्ट किया है। हाँ रियली सॉरी, गलती हो गई, बताया ना। हो जाए तो बोलिएगा। हो गया क्या? हाँ। ओके, तो ट्रू पॉजिटिव। तो ट्रू पॉजिटिव मतलब एक्चुअली में पॉजिटिव है और उसको पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया है, तो हम ये वाला रीजन में आएंगे, 1 2 3, तो इसका वैल्यू 3 होगा। फॉल्स पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव उसको प्रिडिक्ट किया है बट एक्चुअली में नेगेटिव है, तो वो कितने हैं? 2, 2 आ जाएगा। ट्रू नेगेटिव, मशीन ने नेगेटिव प्रिडिक्ट किया और एक्चुअली में नेगेटिव है, तो वो 3 है। और फॉल्स नेगेटिव एक्चुअली में पॉजिटिव है बट उसको प्रिडिक्ट नेगेटिव किया है, वो 2 है, तो आंसर 2 आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। नहीं। नेक्स्ट है प्रिसिजन। नो डाउट्स। राइट, प्रिसिजन का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो ये वाला जो था, सर ने एक्सप्लेन किया था कि एक इमेज लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बाउंड्री है, यहाँ पर डॉग्स है और यहाँ पर कैट्स है। तो इधर कुछ पिक्चर्स में बना देता हूँ बस रफली, और इधर भी कुछ है, ये वाले पार्ट्स जो है सब कैट्स है, इधर कैट्स के पिक्चर्स है। ठीक है, तो प्रिसिजन क्या कहता है? प्रिसिजन ट्रू पॉजिटिव। तो ट्रू पॉजिटिव मतलब मशीन ने, ये मशीन ने प्रिडिक्ट किया, ये वाला पार्ट मशीन ने प्रिडिक्ट किया है। सो प्रिसिजन क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव मतलब जो एक्चुअली में पॉजिटिव है वो मशीन ने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया है, तो वो ये दोनों है। राइट, 2 अपॉन ट्रू पॉजिटिव 2। फॉल्स पॉजिटिव मतलब एक्चुअली में वो डॉग्स नहीं है बट उसको प्रिडिक्ट किया गया एज डॉग, तो वो कितने हैं? 2 ऐसे चीजें, कैट्स। अच्छा, यहाँ पर मेंशन करना भूल गया कि यहाँ पर हमारा जो प्रिडिक्शन है, जो प्रिडिक्शन किया गया है वो डॉग है। ठीक है, हम डॉग्स को देख रहे हैं अभी। फिर नेक्स्ट है प्रिसिजन के बाद रिकॉल। ये फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। और दूसरी बात, प्रिसिजन, प्रिसिजन क्या कहता है कि हमारे टोटल प्रिडिक्शन में से कितने एक्चुअली करेक्ट प्रिडिक्शंस हैं, तो वो प्रिसिजन कहता है। रिकॉल क्या है? रिकॉल हमें कवरेज बताता है कि हमारा मॉडल ने कितना कवर किया है। तो कवरेज में इसका फॉर्मूला होता है टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन, मतलब ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ये वाला पार्ट क्या है? फॉल्स नेगेटिव, और ये ट्रू नेगेटिव। ये वाले एक्चुअली में कैट्स है और इसको कैट्स ने इसको रहने दिया है, तो ये नेगेटिव है। हर्ष। हाँ, क्या हुआ? अच्छा हर्ष, जैसे कि ट्रू पॉजिटिव, देखो ट्रू पॉजिटिव डॉग्स में जो तुमने लिया दो, जो कि हाँ ये रीजन के अंदर है, सेटेड हाँ रीजन के अंदर। और हाँ, जो फॉल्स पॉजिटिव है तो वो हुआ, चार हुआ ना, ये जो दो इधर और इधर, एक ये मिनट, देखो, फॉल्स पॉजिटिव। ये 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 हुआ ना।
फॉल्स नहीं पॉजिटिव। नहीं फॉल्स, नहीं नहीं फॉल्स पॉजिटिव, ये दो है, ये वाले जो एक्चुअली कैट्स थे बट उसको डॉग्स प्रिडिक्ट किए हैं। अच्छा अच्छा, समझ गया, कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। हाँ कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो रिकॉल है वो बताता है कि हमारा मॉडल कितना कवर करता है। तो ट्रू पॉजिटिव यहाँ पर दो है, सो दो अपॉन दो प्लस वन टू थ्री फोर, मतलब टोटल डॉग्स में से हमारा मशीन ने कितने एक्चुअल डॉग्स को एज डॉग क्लासिफाई किया है। तो रिकॉल कवरेज बताते कि हमारा मॉडल ने कितने करेक्ट वाले को कवर किया है। इधर अभी दो, अभी इसको ये भी कवर कर लेता तो हमारा रिकॉल बढ़ जाता। अगर ये सारे डॉग्स को कवर कर लेता तो रिकॉल और बढ़ जाता। तो रिकॉल क्या बताता है कि हमारा मॉडल का कवरेज कितना है, हमारा मॉडल एक्चुअली सही डॉग्स को कितना क्लासिफाई कर रहे हैं गिवन हमारे पास कितने डॉग्स है टोटल में। तो ये रिकॉल बताता है। फिर आता है F1 स्कोर। F1 स्कोर एक हार्मोनिक मीन होता है, HM लिख रहा हूं मैं, HM ऑफ प्रिसिशन एंड रिकॉल। तो इसका फॉर्मूला ऐसे तो वन अपॉन प्रिसिजन प्लस वन अपॉन रिकॉल अपॉन टू, ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये होता है। तो इसको सिंप्लीफाई, एक मिनट, हाँ, प्लस F1 is for F1 equals to about how many of them are correct of a total sample, and percent is how precision, how precise the model is when required as the coverage of model. एक मिनट, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। इसका मैं फाइनल फॉर्मूला लिख देता हूँ, आई थिंक मैं तो मैस तक क्या हूँ, जस्ट टू इंटू प्रिसिजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसिजन प्लस रिकॉल। F1 स्कोर ये बताता है, हार्मोनिक मीन होता है प्रिसिजन रिकॉल का, उसको सॉल्व करके ये होता है। मैं शायद कुछ गड़बड़ कर दिया था सॉल्विंग में, इसलिए फाइनल आंसर दे दिया, P इंटू आर अपॉन P+R। Okay. राइट। तो ये है। नेक्स्ट हमारा जो है वो कर्व है, दैट इज ROC कर्व। ROC कर्व है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ROC का फुल फॉर्म। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मतलब Characteristics. ऑप्टिमल वाला ये होता है, ऑप्टिमल वाला। और AUC होता है हमारा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या होता है वो भी बताता हूँ। एक्स एक्सिस में फॉल्स पॉजिटिव रेट होता है, फॉल्स पॉजिटिव रेट FPR। और हमारा वाई एक्सिस में रिकॉल होता है, रिकॉल। इसको सेंस रिकॉल को हम वाई एक्सिस को सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ये खाली टर्म से याद कर लो, ये मैंने भी ज्यादा डिटेल में नहीं किया है। और फॉल्स पॉजिटिव रेट को वन माइनस स्पेसिफिसिटी भी लिखते हैं। क्या पता क्वेश्चन में दे दे कि सेंसिटिविटी इतना है स्पेसिफिसिटी इतना है, फाइंड आउट करो या फिर जो भी है। ठीक है। रिकॉल, रिकॉल को हम ट्रू पॉजिटिव रेट भी कहते हैं, रिकॉल को ट्रू पॉजिटिव रेट भी कहते हैं। तो रिकॉल का हमें फॉर्मूला पता है, TP अपॉन TP प्लस FN, फॉल्स नेगेटिव। तो FPR का फॉर्मूला आप इधर से डिराइव कर सकते हो, P, P और N लिख दो ऐसे, जिधर ट्रू है उसको फॉल्स कर दो और जिधर F है उसको T कर दो, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक और और तो इसमें एक और एक बात है, एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो सिंगल, एक सिंगल नंबर होता है, एक सिंगल वैल्यू होता है जो पूरा परफॉर्मेंस को समराइज कर देता है। और एरिया अंडर द कर्व जितना एक से क्लोज होगा, क्लोजर टू वन, उतना बेटर है, क्लोज टू वन होना चाहिए एरिया अंडर द कर्व। और एक आइडियल सिचुएशन क्या है, आइडियल सिचुएशन है कि हमारा रिकॉल ज्यादा हो और हमारा फॉल्स पॉजिटिव रेट कम हो। ये हमारा एक आइडियल सिचुएशन है, आप याद रख सकते हैं। रिकॉल ज्यादा होना चाहिए और फॉल्स पॉजिटिव रेट कम होना चाहिए, ये आइडियल सिचुएशन माना जाता है। और फिर हमारा लास्ट टू मेजरमेंट्स, एक होता है MSC, दैट इज मीन स्क्वायर्ड एरर, जो 1/n समेशन ऑफ I 1 to n YI माइनस एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का स्क्वायर। और 10th वैल्यू हमारा है मीन एब्सोल्यूट एरर,
जो सेम फॉर्मूला होता है बट स्क्वायर के बजाय हम मीन वैल्यू लेते हैं, विच इज बाई आई एक्चुअल माइनस हमारा प्रिडिक्टेड। सो ये दो वैल्यूज हैं। सो ये एब्सोल्यूट डिस्टेंस है, एब्सोल्यूट डिस्टेंस, राइट। तो इससे हमारा वीक 7 खत्म होता है। कोई भी डाउट इसमें? हर्ष, लो, हाँ बोलिए। ये MSc एंड ME का जो थ्योरम है वो भी लर्न करना पड़ेगा क्या, मतलब उसकी इसका भी कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? नहीं, इसका कोई थियरम नहीं है, इसका सिर्फ फॉर्मूलाज ही है, इसकी कोई थियरम नहीं है, मतलब नहीं जितना मतलब मुझे उसका पता है। डेरिवेशन था ना, नहीं नहीं, इसका MSc का एक डेरिवेशन नहीं डेरिवेशन है। था। अच्छा, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ है क्या? अभी फिलहाल जिधर जिधर न्यूमेरिक्स मैंने अपने वे में प्रैक्टिस किया वो कराऊंगा। जैसे KNN में आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वेटेड KNN में, और आगे और भी आएंगे, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। इसमें मैंने कोई क्वेश्चन किया नहीं है। ये तो सिंपल है, इसमें हमें डेटा सेट गिवन हो हाँ। सकता है। ये वाला एक्चुअल है और ये वाला हमारा प्रिडिक्टेड है। रिलेटेड ये भी एक्चुअल है और प्रिडिक्टेड, राइट। तो ये ऐसे फॉर्मूलाज लीनियर है। रिग्रेशन में है। लीनियर रिग्रेशन में सर वापस से इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी तो उन्होंने हाँ वीक 7 में तो खाली ये लिखा था, फॉर्मूलाज ही लिखा था उन्होंने। तो ये होता है। तो ये सारे 10 मैट्रिक्स है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, जो हमें पता होना चाहिए। एक्यूरेसी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और फिर ये सब। तो इससे हमारा वीक 7 खत्म होता है। इसमें कोई भी डाउट किसी को भी? नहीं। अच्छा यार, एक बात बताओ, ये हाँ। पूछा था ना तुमने आनंद सर से कि इसमें कोडिंग वाले क्वेश्चन होंगे या नहीं, एमनिस्ट वाला? नहीं, कोडिंग नहीं होने वाला है। एमनेस वाला का कुछ चीजें पता होना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे उसका जो इमेज है, उसको फ्लैटनिंग करने के बाद कितने डायमेंशन के हो जाते हैं, वो वाले क्वेश्चंस आ सकते हाँ हैं हाँ MCQ हाँ। में, क्योंकि वो भी मैं बता दूंगा। बट मैं कोडिंग कवर नहीं करूंगा और वो आएगा भी नहीं एग्जाम में। हाँ, जितना वो तो कोडिंग है। का पूछ लिया उन्होंने ये 2 असाइनमेंट में। हम्म। हाँ नहीं, लेकिन जैसे लास्ट सेमेस्टर में जैसे लाना का भी आया था ना, 2-3 कोडिंग के नहीं नहीं क्वेश्चंस, नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स में, हम्म, उस टाइप के नहीं आएंगे? सर ने तो बोला कोडिंग नहीं आएगा, तो मुझे लगता नहीं वो भी आना चाहिए। बट अगर आएगा भी तो वो तो अब कर लेंगे हम कैसे भी करके अब देखा चलेगा। जाएगा। हाँ, उसका भी टाइम वैसे भी अभी जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। चलो हाँ, वो वीक तो 8 स्टार्ट करते हैं। हम्म। हेलो कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी आपको? अच्छा, मीटिंग में ही है ना। हमने वीक 6 का आधा और वीक 7 कवर कर लिया है। उसका रिकॉर्डिंग मैं ट्राई करूंगा प्रोवाइड करने का। और ये मीटिंग अभी 40 मिनट्स का टाइमर ऑन होता है तो बंद हो जाएगा। उसके बाद 6-7 मिनट के बाद ही मैं नया लिंक क्रिएट कर सकता हूँ, तो वो भेजकर आज हम ट्राई करेंगे वीक 12 तक खत्म करने के लिए PCA। ठीक है। सो वीक 10 को स्टार्ट करते हैं। वीक 10 में हम बेसिकली सारे डिस्टेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो पहला डिस्टेंस हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस है। स्पेलिंग मत मत जाना, मैं बस लिख दे रहा हूँ। यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का ग्राफिकल मेथड, तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। सो बेसिकली हमारा कोई भी पॉइंट अगर हो A, जिसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और हमारे पास पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, तो हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस बेसिकली ये वाला होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ये वाला पार्ट हमारा x2 माइनस x1 होता है, और ये वाला पार्ट हमारा y2 माइनस y1 होता है। तो अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें A और B के बीच में, तो ये होता है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो खाली 2D का बात कर रहे हैं, बट A एंड B के पास n तक पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे A के पास x1 y1, सॉरी, x1 x2 x3 टिल xn हो सकता है, और B के पास पॉइंट्स y1 y2 टिल yn हो सकता है। तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना हो? तो ये होगा अंडर रूट समेशन ऑफ xi माइनस yi द होल स्क्वायर, राइट। तो ये जनरल फॉर्म है।
ठीक है। और ये यूक्लिडियन डिस्टेंस हमारा कुछ पॉइंटर्स है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और इसको L2 नॉर्म भी बोलते हैं, L2 नॉर्म, या फिर इसको L2 डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूक्लिडियन डिस्टेंस। सेकंड है मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला बता देता हूँ पहले। ए अगर हमारा x1 y1 है और बी हमारा x2 y2 है, तो इसी ग्राफ को मैं रेफर कर रहा हूँ रेड पेन से। तो इसमें क्या होता है, हम ये वाला डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं प्लस ये वाला डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। मैनहट्टन में ये वाला डिस्टेंस नहीं होता, हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को फाइंड करके ऐड करते हैं, तो वो मैनहट्टन होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको L1 नॉर्म कहते हैं, तो L1 नॉर्म इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का एब्सोल्यूट डिस्टेंस प्लस y2 माइनस y1 का एब्सोल्यूट डिस्टेंस। इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना हो तो ये हो जाएगा I 1 से लेकर n तक xi माइनस yi, ये एब्सोल्यूट डिस्टेंस है, और ये वाला इस कोऑर्डिनेट को फॉलो कर रहा है, गिवन a एंड b इस फॉर्म के हैं। ठीक है, ये मैनहट्टन डिस्टेंस हो गया। एंड हमारा थर्ड जो डिस्टेंस है उसको चेबीशेव डिस्टेंस कहते हैं। चेबीशेव डिस्टेंस, इसमें इसको एल इंफिनिटी भी कहते हैं, और इसका अगर ए, इसका सेम कोऑर्डिनेट्स इधर भी फॉलो होते हैं, तो मैं इधर से ला देता हूँ सेम ये वाला। ठीक है, ए और बी का क्या वैल्यू है, कोऑर्डिनेट्स क्या है वो, तो इसका एल इंफिनिटी क्या होता है, मैक्सिमम आई से लेकर एन तक एब्सोल्यूट डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों पॉइंट के एक्स आई और वाई आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो इसका डिस्टेंस का वैल्यू होता है। और ये हमारा एन डी, दैट इज एन डायमेंशनल डेटा के लिए यूज होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कौन सा डेटा यूज करता है, इधर एन कोऑर्डिनेट्स है, तो उसके लिए यूज होता है ये हमारा। तो ये तीन डिस्टेंसेस है जो ध्यान में रखना चाहिए हमें। इसमें कोई डाउट? नहीं, क्लियर है ठीक है, सर। तो अभी हम एक एल्गोरिदम करेंगे जो डिस्टेंस बेस्ड है, और वो है KNN। ठीक है, KNN का फुल फॉर्म के नियरेस्ट नेबर। ये क्या है, ये एक सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम है। सुपरवाइज्ड क्यों, क्योंकि इसमें क्लास लेबल मैं y जब भी लिखो क्लास लेबल है इज प्रेजेंट और गिवन। ठीक है, और ये एक डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम है, डिस्टेंस बेस्ड, और ये एक लेजी लर्नर है। ये कुछ ट्रेनिंग वेनिंग कुछ नहीं होता इसमें, इसमें ट्रेनिंग करके कुछ नहीं होता, ये बस डिस्टेंस कैलकुलेट करता है और उसको स्टोर करता है, बस, और कुछ नहीं करता। ये कोई ट्रेनिंग खुद से कुछ नहीं करता, इसलिए इसको लेजी लर्नर कहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हो गए, और इसका मैं आपको स्टेप्स दे देता हूँ, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। KNN को करने का स्टेप्स, पहला स्टेप होता है कि हम के को डिफाइन करते हैं। के क्या होता है, कि हमारा नियरेस्ट पॉइंट्स होता है। तो इसको ग्राफिकली अगर समझना हो तो बेसिकली सपोज हमारे पास, एक मिनट थोड़ा बड़े पॉइंट्स लेता हूँ मैं। सपोज ये हमारे कुछ पॉइंट्स है, डेटा पॉइंट्स, और हमारे ये टेस्ट है। सॉरी टू इंटरप्ट, क्या स्क्रीन रुक गई है? अच्छा, सबको प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, मेरे में क्लियर है, पर मेरा तो नेटवर्क मैनहट्टन डिस्टेंस पे फ्रोजन हो गया है। नेटवर्क इशू अच्छा, है, जैसे चेक चेक। मैं एक बार रिजॉइन करती ठीक है, तो हमारे पास ये एक्स टेस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले के को डिफाइन करते हैं। के मतलब हमें कितने डेटा पॉइंट्स को
कैलकुलेट करना है के नियरेस्ट नेबर्स, कौन से नियरेस्ट नेबर्स, कितने नियरेस्ट नेबर्स चाहिए। अगर के इज इक्वल टू वन, वन को नहीं लेना है, क्योंकि वन तो हम खुद ही हो सकते हैं, खुद ही खुद सबसे पास में होता है। के टू अगर लेते हैं तो वन टू, के वन में भी ले सकते हैं बट उसका थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ठीक है, वन टू, के अगर थ्री हो जाएगा तो थ्री। तो वैसे हम के का वैल्यू डिफाइन करते हैं पहले, के का वैल्यू को पहले हम डिफाइन करते हैं। सेकंड हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हमारे टेस्ट सैंपल से उसके पॉइंट्स तक, सारे सॉरी सॉरी सारे पॉइंट्स तक, सारे पॉइंट्स तक। फिर थर्ड हमारा होता है कि हम इसको सॉर्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करते हैं। फोर्थ स्टेप होता है हम टॉप के वैल्यूज को या सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसमें हम मेजॉरिटी वोट करते हैं। अभी मैं बस लिख दे रहा हूँ, फिर समझाता हूँ के क्या होता है। तो पहले हम के को डिफाइन करते हैं, उसके बाद डिस्टेंस फाइंड करते हैं टेस्ट सैंपल से, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, टेस्ट सैंपल से लेकर सारे पॉइंट्स तक, फिर सॉर्ट करते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में, फिर टॉप के सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं और वो टॉप के सैंपल्स में से हम मेजॉरिटी वोट से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको करने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा इनका डायमेंशंस बता देता हूँ, डेटा का क्या होता है। तो इसमें एक एक्सट्रेन होता है, देखो जो भी हमारा डेटा होता है वो चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये हमें पता होना चाहिए। एक होता है ट्रेन, सॉरी, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। इसलिए आप देखेंगे जब भी हम एल्गोरिदम करते हैं कोड, उसमें हम ये स्प्लिट करते हैं फोर पार्ट्स में। तो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन किसके लिए यूज होता है, ट्रेनिंग के लिए यूज होता है। वाई टेस्ट और एक्स टेस्ट टेस्टिंग के लिए यूज होता है। वाई क्या है, वाई क्लास लेबल है, और हम क्यों दे रहे हैं क्लास लेबल, क्योंकि एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है। एक्स क्या है, एक्स हमारा फीचर्स है, सारे फीचर्स। इसको ब्रेक करना हो तो एक्स एक सेट हो सकता है, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन तक जितने भी फीचर्स हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है। अब एक्स ट्रेन को अगर हम समझे, ओके एक्स ट्रेन यहाँ पर है तो इसको सेट मत समझो, इसको एज अ मैट्रिक्स से डिनोट करने वाले अभी हम। एक्स ट्रेन क्या होते हैं, मैट्रिक्स होता है एन क्रॉस डी मैट्रिक्स। अब इसको समझते हैं क्या है। एन होता है नंबर ऑफ सैंपल्स, ये हमारा रो का पोजीशन होता है, ये हमारा कॉलम का पोजीशन होता है। तो ईच रो हमारा क्या डिनोट करता है, ईच रो डिनोट करता है हमारा सैंपल। तो ऐसे हमारा एक्स ट्रेन में कितने सैंपल्स है, एन सैंपल्स है। और डी क्या है, डी है डायमेंशन, मतलब एक सैंपल कितने डायमेंशंस का है। तो हमारा जो रो है, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, एक डब्बा बनाता हूँ और उसको ब्रेक कर देता हूँ। तो ईच कॉलम क्या डिनोट करता है, डायमेंशन। तो ये एक सैंपल है जिसका इस तरफ जो कॉलम्स है वो हमारा डायमेंशंस डिनोट करता है, और ये हमारा सैंपल है। अब ये डायमेंशंस क्या है बेसिकली, अगर हम डेटा कोई भी डेटा ले, फॉर एग्जांपल हम x1 और x2 और यहाँ पर y क्लास ले ले, तो हमारा सपोज इतने है, एक दो तीन चार, चार सैंपल्स है। उसमें से अगर हम लास्ट वाला सैंपल को अगर एज अ टेस्ट लेंगे, तो हमारा ट्रेन के लिए कितने सैंपल्स है, तीन सैंपल्स है। तो हमारा एन कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। और हमारा डायमेंशंस क्या होगा, कितने फीचर्स है, दो। दो फीचर्स, टू डायमेंशन। तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एक्सट्रेन हो जाएगा हमारा थ्री क्रॉस टू मैट्रिक्स। बेसिकली ये मैट्रिक्स है बट इसको आप टेबल ही समझो, इसको ही तो रेप्लिकेट कर रहा है। कॉलम्स क्या है, हमारा कॉलम्स हमारा डायमेंशन है, और रोज क्या है, हमारा रोज हमारे सैंपल्स है। तो आप उसको एज अ टेबल ही विजुलाइज कर सकते हो। इस टेबल को एक्चुअली ना ब्रेक कर दो, तो ब्रेक कर दोगे तो क्या होगा, x1, x2, और यहाँ पर आएगा एक वेक्टर। मतलब टेबल का ये पार्ट क्या होगा, ये वेक्टर ही है ना।
ये वेक्टर कितने डायमेंशंस का होगा अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ऐसे फॉर्म में, तो जो वाई ट्रेन होता है वो होगा हमारा n×1। n क्यों? n इज द नंबर ऑफ सैंपल्स। इसमें कितने हैं? 3 ना, हमने जैसे ऊपर वाला एग्जांपल में देखा। ये जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला हम यूज कर रहे हैं एज टेस्ट। तो हमारा एक्स टेस्ट क्या होगा? एक्स टेस्ट तो एक सिंपल एक रो ही है ना, ये एक रो है, 1 रो। तो एक्स टेस्ट का अगर हमें डायमेंशन लेना है तो क्या होगा? एक रो वेक्टर होगा, 1 × d होगा इसका। क्यों? क्योंकि एक रो है। तो कितने डायमेंशन है? 2। तो यहाँ पर 2 डायमेंशन होंगे, x1 x2, और यहाँ पर एक सैंपल। और हमारा टेस्ट क्या होगा? वाई टेस्ट। वाई टेस्ट तो एक सिंपल सा 1×1 का ही होगा। ये तो कुछ है नहीं, बट 1+1।